बायोलॉजी का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वन शॉट। इससे पहले भी थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट करके इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, उन वीडियोस को आपने देख लिया हो। तो उसके बाद जो है रिवीजन के लिए, एक शॉर्ट रिवीजन के लिए, जल्दी से जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए ये वन शॉट वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन सा पढ़ेंगे। लाइफ स्पान एंड फेजेज ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन, इसके पर्पज क्या होते हैं, इसके क्या क्या मोड्स होते हैं, मीन्स टाइप्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के। फिर देखेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्लोन क्या होता है इसको भी समझेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा समझेंगे, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स के केस में भी और एनिमल के केस में भी समझेंगे। और फिर जो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी कुछ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइफ स्पान क्या होता है। लाइफ स्पान कोई भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसके डेथ, उसके नेचुरल डेथ का, ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा। इट इज अ टाइम पीरियड, इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लाइफ स्पान का डेफिनेशन हो गया कि इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये लाइफ स्पान जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें मे फ्लाई को, तो मे फ्लाई जो है बहुत कम समय के लिए जीते हैं, एक दिन ही होता है उसका, सिंगल डे ही उसका लाइफ स्पान होता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें पीपल ट्री के बारे में बात करें, तो पीपल ट्री जो है कई हजार साल तक वो जी सकता है, उसकी लाइफ स्पान कई हजार साल की होती है। फॉर एग्जांपल पीपल प्लांट जो है ये लगभग जो है 2000 से 3000 सालों तक जीती है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग बात करें दो सिमिलर साइज के बर्ड्स को ले लेते हैं, क्रो एंड पैरट। क्रो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल उसका उम्र होता है, 15 ईयर्स उसकी लाइफ स्पान होती है। वहीं अगर पैरट्स की बात करें तो एनसीईआरटी 140 ईयर्स बतलाती है। ठीक है, एनसीईआरटी में 140 ईयर्स बतलाया गया है पैरट को। जबकि देखा जाए तो इन दोनों का साइज जो है लगभग सेम है, लेकिन इनके लाइफ स्पान में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इससे ये तो क्लियर है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान जो है उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे लाइफ स्पान डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गई। उसके बाद जो है एक और बात कहा है एनसीईआरटी ने कि डेथ जो है वो सर्टेन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेथ होना तय है, मृत्यु तय है। लेकिन उसने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको इस बात से जो है अलग कर दिया है, मतलब उनकी डेथ नहीं होती है। कौन है वो ऑर्गेनिज्म? तो वो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनसीईआरटी ने, या फिर कह सकते हैं कि साइंस ने, उनको इमॉर्टल कंसीडर किया है। इसका कारण है कि जब हम लोग देखते हैं इसके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को, तो ये एक अमीबा का जो है एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ये जो है इस तरह से अमीबा है, तो ये अमीबा जो है इसका ये न्यूक्लियस हो जाएगा। अमीबा जब मैच्योर हो जाता है, कोई भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जब मैच्योर हो जाता है, उस रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेंड कर लेता है, तब वो जो डिवाइड करके ये सेल जो है डिवाइड कर जाता है, इस सेल के मटेरियल्स डिवाइड कर जाते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाते हैं और दो या दो से अधिक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट को लीड करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डेथ की डेफिनेशन होती है, यहाँ पर है भी, तो डेथ का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पर जो है जब ये सेल डिवाइड करता है, ये सेल जो है दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इससे भी जो है एक नया सेल बन जाता है और दो नया सेल बन गया इस तरह से। और ये दोनों ही जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली जो है इंडिविजुअल हो जाते हैं, अलग अलग जो है ग्रो करने लग जाते हैं, और ये दो अलग अलग डॉटर सेल्स कहे जाते हैं। ये दो नए ऑर्गेनिजम्स बन गए। इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेल डिवाइड हुआ है, डेड नहीं हुआ है, ये इसकी डेथ नहीं हुई है, सेल डिवाइड हो गया और इसमें एंड ऑफ द लाइफ जो होता है, लाइफ की एंडिंग नहीं हुई।
तो इन्हीं वजह से जो है एनसीईआरटी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को इमॉर्टल करार देती है, इमॉर्टल कंसीडर करती है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करनी है फेजेस ऑफ लाइफ को। डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ डिस्कस किए गए हैं एनसीईआरटी में। 3 फेजेस ऑफ लाइफ को डिस्कस करता है, बर्थ, ग्रोथ और डेथ। इन्हीं तीनों के बारे में बात करता है, लेकिन ये 3 भी होते हैं। ठीक है, बर्थ का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ लाइफ, द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ग्रोथ फेज का मतलब है कि बर्थ के बाद और रिप्रोडक्टिव फेज के पहले। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड रिप्रोडक्टिव फेज इन विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड अटेन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, ग्रोथ फेज में जो है ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, वृद्धि करता है और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेंड कर लेता है, मतलब अभी रिप्रोडक्शन के लिए वो तैयार हो जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज। एक बात और कि ग्रोथ फेज को हम लोग जुवेनाइल फेज भी कहते हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स, एंड वी विल कॉल इट वेजिटेटिव फेज इन द केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज समझते हैं। अब रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है कि इट इज द टाइम पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ एन of life of an individual in which it produces its young ones। ये ऑर्गेनिज्म के लाइफ का ऐसा पार्ट है, ऐसा टाइम होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अपने ही जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव फेज का डेफिनेशन हो जाएगा। क्या कहेंगे कि इट इज द टाइम पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू इट्स यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। रिप्रोडक्टिव फेज की डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज को लेकर भी अलग अलग बातें हैं। जब 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ बातें इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सेनेसेंस 4th फेज होता है लाइफ का। सेनेसेंस का मतलब हम लोग जो है आम भाषा में कहें तो इसको ओल्ड एज के नाम से हम लोग जानते हैं, बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापे में जो है व्यक्ति ग्रो तो करता है एंड ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, लेकिन वो लूज कर देता है रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को। ठीक है, तो इन दिस टाइम पीरियड, इन दिस फेज ऑफ लाइफ, एन ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो ओनली बट it loses its reproductive capabilities। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डेथ का पहले भी मैंने बता दिया है, एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है, वही एंड ऑफ द लाइफ जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग इमॉर्टल कंसीडर करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म produces its young ones similar to itself to maintain their continuity of maintain the continuity of their species, its species। ठीक है, शुरू से सिंगुलर का मान के चले हैं तो इसमें सिंगुलर ही आगे भी यूज करेंगे प्रोनाउन। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए और इसको ध्यान से लिख लीजिएगा कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म produces its young ones similar to itself to maintain the continuity of its species। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन की पूरी डेफिनेशन हुई। ठीक है, ये आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके पर्पज की, इसका क्या पर्पज है। तो हम लोग 2 पर्पज जो है इसका पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में बतलाया है। पहला पर्पज तो ये जो है एक कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करता है, स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। ये बात जो कि डेफिनेशन में भी बतलाया मैंने, है ना। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द
कंटिन्यूटी ऑफ एन स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को कंटिन्यू यानी कई सालों से आप देख रहे हैं कि बहुत सालों से जो है कई तरह के ऑर्गेनिज्म जो है लाइफ ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर रह रहे हैं। जैसे ह्यूमंस को ही बात करें तो ह्यूमंस जो है हजारों सालों से जो है इस धरती पर रह रहे हैं। डायनासोर का नाम सुनते हैं आप, डायनासोर अब नहीं है क्योंकि उसका जो है कंटिन्यूटी अब रहा ही नहीं है ना, वो जो है अब उनकी स्पीसीज कंटिन्यू नहीं रही, ठीक है। जो और कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं आज भी, उन जैसे कि क्रोकोडाइल्स हो गए, डॉल्फिन्स हैं, तो इनकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी जो है वो इंडेंजर्ड है ना। वो जब इकोलॉजी पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पर विस्तार से तो समझेंगे ही, ठीक। तो इस तरह से जो है कोई ऑर्गेनिज्म विलुप्त ना हो जाए, है ना, समाप्त ना हो जाए धरती से, उस बना रहे धरती पर, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। दूसरा कि वो इन्वॉल्वमेंट में अपने आप को बेहतर ढंग से जो है एडप्ट कर सके, इसके लिए जो है वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कराता है। क्या इंट्रोड्यूस कराता है? वेरिएशंस। तो लिखेंगे कि इट इंट्रोड्यूसेस सम वेरिएशंस दैट कैन बी यूजफुल in the better adaptability of an organism, ठीक है। क्या कहा कि it introduces some variations that can be useful in better adaptability of an organism, ठीक है। इसमें यहाँ पर मैंने कहा that can be मतलब हो सकता है, मतलब कि कई ये जो वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कराता है उसमें से कई सारे वेरिएशंस यूजफुल होते हैं, कुछ यूजफुल नहीं होते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ऐसा वेरिएशन भी इंट्रोड्यूस हो जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो या किसी ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो, वो उसको हार्म पहुंचा सकता हो, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएशंस आते हैं वो यूजफुल हो सकते हैं उसके बेटर एडेप्टेबिलिटी में, ठीक है। पर्पज समझ लिए। इसके बाद जो है इसके मोड्स या फिर टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स और 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझते हैं पहले, फिर जो है लास्ट में इसके डिफरेंसेस को भी समाप्त कर देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डेफिनेशन आप कह सकते हो आपका इसमें it is the mode of reproduction in which single parents can produce its young ones, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में सिंगल पेरेंट्स से ही उसके यंग वंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इसमें गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती है, गैमीट की फॉर्मेशन हुई नहीं तो फ्यूजन भी नहीं होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता है, ठीक है। गैमीट की फॉर्मेशन, फ्यूजन, उसकी रेप्लिकेशन, ये सब प्रोसेस होता है, तब जाकर के जो है कुछ वेरिएशन इंट्रोड्यूस होने के चांसेस रहते हैं। इसमें जो है गैमेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है इसमें वेरिएशंस इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। मतलब जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो है जेनेटिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सब सेम ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होता है। इसीलिए जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा तैयार होता है उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं क्लोन को, इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिफाइन morphologically and genetically similar organisms produced by asexual mode of reproduction, ठीक है। Now we are going to talk the types of asexual reproduction. First है फिजन में जो है कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है, अलग अलग जो है वो सेल डिवाइड करके जो है अलग अलग ये 2 या 2 से अधिक नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो जाते हैं। जैसे बाइनरी फिजन, इसमें 2 तरह का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन
नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इक्वल टू हाफ्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है, इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, तो इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, ये अमीबा पैरामीशियम में देखा जाता है आमतौर पे। ये बाइनरी फिजन किस में देखा जाता है? अमीबा और पैरामीशियम में। मल्टीपल फिजन जो है ये अमीबा में भी देखा जा सकता है। ये मल्टीपल फिजन कब देख सकते हैं? मल्टीपल फिजन जो है ऑब्जर्व होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन रहेगा तो अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू, यानी 2 इक्वल हाफ में वो डिवाइड करके जो है नए ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करेगा। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, अनफेवरेबल कंडीशन कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए, बहुत लो टेम्परेचर हो जाए, या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए, इस तरह के जो सिचुएशंस हैं उसको हम लोग एक्सट्रीम कंडीशंस या अनफेवरेबल कंडीशन कह सकते हैं, जो कि इनके लाइफ को के लिए सपोर्टेबल नहीं हो सकते। तो ऐसी परिस्थिति में जो है, ऐसी कंडीशन में अमीबा क्या करता है कि अपने सेल के चारों तरफ जो है कुछ एंजाइम्स या सीक्रेट एंजाइम्स सीक्रेट करके जो है 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है डेवलप कर देता है। ठीक है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग सिस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू जो है उसने अपने चारों तरफ सिस्ट बनाया है, उस प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं इंसिस्टेशन। ठीक है, तो इंसिस्टेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है, ताकि जो है वो उस एक्सट्रीम कंडीशन से बच सके, उस एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो जीवित रह सके। और उसके अंदर ही इंसिस्टेड अमीबा जो है वो सिस्ट के अंदर ही कई सारे छोटे छोटे, बहुत सारे मल्टीपल माइन्यूट अमीबी में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है, अंडर रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, सिस्ट जो है वो ब्रेक कर जाता है, सिस्ट ब्रेक्स डाउन एंड जो माइन्यूट अमीबा कम्स आउट एंड ग्रो इन फेवरेबल कंडीशन। वो फेवरेबल कंडीशन के आने के बाद जो है वो सिस्ट टूट जाता है और उससे सारे माइन्यूट अमीबा बाहर निकल करके जो है इंडिविजुअली ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं बडिंग को। बडिंग में क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो फिजन था, इसमें अगर देखा जाए तो फिजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इक्वली डिवाइड कर रहा था, जितने भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो वो लगभग जो है इक्वली डिवाइड कर रहा था। इसमें अनइक्वल डिवीजन नहीं हो रहा था, जबकि जब किसी ऑर्गेनिज्म में अनइक्वल डिवीजन होता है तो उसको हम लोग बडिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी बडिंग होता है। हाइड्रा मल्टीसेलुलर है, इसमें भी बडिंग होता है। बडिंग में क्या होता है कि जैसे ये जो है इस तरह से ईस्ट है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो है कुछ छोटा सा जो है उभरा हुआ स्ट्रक्चर जो है इस पर डेवलप हो जाएगा। इस उभरे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग बड कहते हैं। इस उभरे हुए स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग बड। ठीक है, और ये धीरे धीरे जो है ग्रो करता है, डेवलप होता है और बाद में इस वाले ईस्ट से जो है ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और फिर इंडिविजुअली एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जो है ग्रो करने लगता है। ठीक, तो ये बडिंग हो गया, ईस्ट और हाइड्रा में देखा जा सकता है। रीजेनरेशन की बात करें तो रीजेनरेशन में हम लोग जो है इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीपल पीसेस में टूट जाता है और ईच पीस जो है वो ईच पीस ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंप्लीट बॉडी को फॉर्म कर लेता है वो। ठीक है, जैसे कि प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में जो है क्या होता है कि इसकी बॉडी जो है कई सारे पार्ट्स में टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं और वो सारे पीस, ईच पीस जो है अलग अलग जो है न्यू प्लेनेरिया में डेवलप हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन, इसको हम लोग हाइड्रा में भी देख सकते हैं। मतलब इस तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि
कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज कर सकता है अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिया है। इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसको डिफाइन अगर करना चाहे तो आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स दैट इज मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स दैट इज मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। इसमें गैमीट की फॉर्मेशन भी होती है, गैमीट की फ्यूजन भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है। वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी जो है ये हो जाता है, रैपिड प्रोसेस होता है ये। ठीक है, इसमें मियोसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होती। तो इस तरह से अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है एनसीईआरटी में कुछ बात किया था मोनोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स के बारे में। मोनोकार्पिक प्लांट्स का एग्जांपल आपके बुक में दिया है 200, बैम्बू का और एक है स्ट्रोबिलैंथस कुन्फियाना, इसको नीला तुरंजी भी कहते हैं, स्ट्रोबिलैंथस को। ठीक है, तो ये जो है 2 प्लांट्स के बारे में एनसीईआरटी में बताए हैं जो अपने लाइफ टाइम में केवल एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब मोनोकार्पिक मतलब होता है कि एक ही बार अपने पूरे लाइफ टाइम में जो है एक ही बार फ्लावर एंड फ्रूट दे, तो उसको हम लोग जो है मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। बैम्बू, स्ट्रोबिलैंथस कुन्फियाना, ये 2 चीज जो है इसके एग्जाम्पल दिए हैं। बैम्बू के बारे में इसने बताया है कि ये जो है लगभग 100-150 साल का इसका लाइफ स्पैन होता है। इसमें केवल एक बार जो है फ्लावर एंड फ्रूट्स देता है और फिर डाई हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, देन दे डाई। ठीक है, स्ट्रोबिलैंथस कुन्फियाना जो है ये 12 इयर्स के बाद जो है फ्लावर एंड फ्रूट्स देते हैं। ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में जो हिली एरियाज है वहाँ पर देखे जा सकते हैं। 12 साल पर ये प्लांट जो है फ्लावर एंड फ्रूट देते हैं। ठीक है, पॉलीकार्पिक में आप लोग जो है गावा, तो ये सब चीज़ देख सकते हैं, अमरूद, अनार, ये सब चीज़ देखा जा सकता है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग सेक्सुअलिटी इन रिप्रोडक्शन को लेकर। सेक्सुअलिटी कहने का मतलब है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो है एक ही बॉडी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दोनों तरह, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट है या डिफरेंट बॉडी में प्रेजेंट है, इस चीज़ को हम लोग सेक्सुअलिटी कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअलिटी का मतलब क्या हुआ कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है एक ही बॉडी पे प्रेजेंट है या अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट है। इस बेसिस पर जो है हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो यहाँ जो है हम लोग पहले देखते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में बात करता है। इसको जो है बाइसेक्सुअल मतलब कि एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना। तो होमो मतलब सेम होता है, थैलिक मतलब बॉडी, है ना। तो ये सेम बॉडी पे जब बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाएगा तो उसको होमोथैलिक कहेंगे। बाइसेक्सुअल मोनोइसियोस, है ना, या इकियोस भी कई लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इकियोस मतलब जो है एक तरह से कह सकते हैं घर। ठीक है, मोनो मतलब एक, तो एक ही घर में जब रहे दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स,
मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर जब एक ही घर में हो तो उसको मोनोइक्वस यानी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स एनसीईआरटी में 2 दिए हैं, ककरबिट्स और कोकोनट। ये 2 एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी ने डील किया है। ठीक, इसके बाद जो है यूनिसेक्सुअल प्लांट्स को देखते हैं। तो यूनिसेक्सुअल प्लांट मतलब एक प्लांट पर एक ही तरह का या तो मेल स्ट्रक्चर पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, या फिर इसमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसको जो है हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को देखा जाए तो एक और कैटेगरी बनाया जा सकता है कि इसमें देख रहे हैं कि अब या तो मेल स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, प्रेजेंट है, या नहीं तो फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो जब मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो फ्लावर्स में हम लोग प्लांट्स में अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो है उसमें स्टैमेन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को स्टैमेन बोलते हैं। तो जो मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो उसको स्टैमिनेट बोलेंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में स्टैमिनेट बोलेंगे उसको। और अगर उसमें पिस्टिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है देन वी विल कॉल पिस्टिलेट। ओके, डाइइसियस मतलब, इसियस मतलब घर और डाई मतलब अलग अलग, तो 2 अलग अलग घर में जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तो उसको जो है यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के मुझे भी जो है बहुत बार कंफ्यूजन होता था कि यूनिसेक्सुअल है मतलब एक तो यहाँ डाई क्यों लगा दिया। ठीक है, बाद में जब इसका मतलब समझ में आया, टीचर ने समझाया, तब जाकर के जो है समझ में आया था ये बात। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स पपाया एंड डेट पाम है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के केस में। एनिमल्स के केस में अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉकरोच और ह्यूमन और भी कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं आप, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, इसमें एक बॉडी पे एक ऑर्गेनिज्म पर जो है एक ही तरह का या तो मेल स्ट्रक्चर पाया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसके बाद बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को एक और टर्म से जाना जाता है, हर्मेफ्रोडाइट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है लीच, टेपवर्म, अर्थवर्म्स और स्पंजी। स्पंजी पॉलीफेरा का मेंबर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। इसके बाद यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि आप यहाँ तक ध्यान से समझे हैं, ध्यान से सुन रहे थे, तो समझ में आ गई होगी ये सब चीज़ें। ठीक है, एक अच्छा रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक, लेकिन इसके बाद जो हमने यहाँ टॉपिक लिखा है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक जो है एक अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है और आने वाले चैप्टर्स में, सेकेंड चैप्टर में जो कि है हम लोग का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अभी नए एनसीईआरटी के बुक में पहला ही चैप्टर होगा वो। ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक एक करके जो है डील किया गया है, तो वहाँ पर जो है इन चीज़ों को डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी इस चैप्टर में बेसिक बातें थी वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इसको आपने ध्यान से समझा होगा। आप ज़रूरत पड़े तो आप इसको फिर से एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि सारी बातें जो है एकदम से क्लियर हो जाए और सारा बेसिक बात जो है आपको क्लियर रहे ताकि आने वाले चैप्टर्स को आप आसानी से डील कर सको। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।